ये टॉपिक हमारा पॉलिटी का चैप्टर 1 ही है, और लेकिन ये लेक्चर दूसरा होगा लेक्चर। तो इस लेक्चर में क्या देखना है, रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर। रूल ऑफ लॉ क्या है? द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट रूल ऑफ लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है हमारे पूरे इतनी चीज़ों में? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है कि ये प्रमोट क्या करता है? रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है। ठीक है। द टर्म रूल ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू द आइडिया वेयर लैक्स इज रैक्स लॉ इज किंग। जहाँ पर ये आइडिया से रिलेटेड है। रूल ऑफ लॉ किससे रिलेटेड है? रूल ऑफ लॉ रिलेटेड है आपका इस आइडिया से जहाँ पर लॉ इज किंग, जहाँ पर कि नियम ही राजा है। एक हमने पढ़ा था क्या, किंग इज लॉ, किंग इज लॉ, और दूसरा लॉ इज किंग। ये दो चीज़ है। किंग इज लॉ का क्या मतलब है? ये होता था हमारे कहाँ, मोनार्की में। ये कहाँ होता था? मोनार्की में। और ये कहाँ होता है, लॉ इज किंग? ये होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का क्या करने का मतलब है? लोकतांत्रिक में। और ये होता था राजशाही में। ठीक है। किंग इज लॉ का क्या मतलब है कि जो राजा ने बोल दिया वही नियम बन गया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो नियम कहेगा वो राजा को क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे थे? मोनार्की बोल रहे थे। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ रिलेटेड है किस आइडिया से? लॉ इज किंग, जहाँ पर नियम ही सब कुछ है, राजा कुछ नहीं है, नियम ही सब कुछ है। उससे रिलेटेड क्या है? लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ में क्या है? इसका प्रिंसिपल्स क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, नियम मीन्स कानून के सामने सब बराबर है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस है। मीन्स जुडिशरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, या फिर किसी जगह से रिलेटेड नहीं है, या फिर कुछ भी चीज़ें जुडिशरी को क्या कर सकता है, उसके इंडिपेंडेंस, उसके स्वतंत्रता को क्या कर सकता है, भंग नहीं कर सकता। यही है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में तीन चीज़ें क्या क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, नियम के सामने सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का क्या मतलब है? हमने आपको समझाया रूल ऑफ लॉ में क्या है, किंग इज लॉ और लॉ इज किंग, ये दोनों में अंतर है। किंग क्या है? किंग इज लॉ का क्या मतलब है कि राजा ने जो बोल दिया वही नियम बन गया। लेकिन लॉ इज किंग क्या है कि जो कानून ने बोलना है, कानून के सामने राजा भी नहीं है। ठीक है, यही दोनों है, किंग इज लॉ और लॉ इज किंग। अब रूल ऑफ लॉ में तीन चीज़ें हैं, क्या क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने इक्वालिटी। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, लॉ के सामने सब बराबर है। और जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंस है। एबी डायसी implemented this to ensure that the nation is governed by the law and not the direction of the king। एबी डायसी ने क्या इम्प्लीमेंट किया ये इंश्योर करने के लिए कि नेशन क्या होना चाहिए, नियम के अनुसार गवर्न होना चाहिए, ना कि राजा के अनुसार, राजा के डायरेक्शन के अनुसार। ठीक है। एबी डायसी ने क्या इम्प्लीमेंट किया ये इंश्योर करने के लिए कि नेशन जब भी गवर्न होगा वो किस बेसिस पे होगा? कानून के बेसिस पे होगा, ना कि राजा के डायरेक्शन के अनुसार। ठीक है। ऑथोरिटी इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब ऑथोरिटी किस किस टाइप से है? ट्रेडिशनल ऑथोरिटी हो गया, बेस्ड ऑन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस। अब देखिए, अब ऑथोरिटी हम लोग क्या करते हैं, ऑथोरिटी किस किस टाइप्स का है? एक तो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। ट्रेडिशनल ऑथोरिटी का क्या मतलब है कि जो बहुत पुराने समय से ट्रेडिशन चलते आ रहा है, जो कस्टम चलते आ रहा है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस चलते आ रहा है, तो वही उसी के अनुसार क्या बन गया है? नियम बन गया है। ठीक है। किसी का ट्रेडिशन कुछ है, किसी का ट्रेडिशन कुछ है, तो उसी ट्रेडिशन के अनुसार वो नियम बना हुआ है। ठीक है। किसी का कस्टम कुछ है, उसी कस्टम के अनुसार वो नियम बना हुआ है। ये है ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। मीन्स उस ऑथोरिटी में ट्रेडिशन इंपॉर्टेंस है। जैसे खाप पंचायत हम देखेंगे, जैसे हरियाणा साइड में है, पंजाब साइड में है, क्या है? खाप पंचायत। विच आर ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स मेनली फाउंड इन हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी इंडिया। खाप पंचायत क्या है? खाप पंचायत एक ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स है। ये क्या है? अभी हमारे टाइम पे क्या है? अभी हमारे टाइम पे पंचायती राज है। ठीक है। लेकिन एक टाइम पे क्या था, या अभी भी हरियाणा साइड में या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या देखेंगे, अभी भी खाप पंचायत चलता है। और ये खाप पंचायत क्या है? ये एक ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है।
खाप पंचायत कहने का मतलब है कि जो गांव घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर जो बड़े हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनकी बात को माना जाता है, उनकी बात को सुना जाता है, और उनको फिर वो किस में अटेंड हो जाते हैं, वो अटेंड हो जाता है आपका खाप पंचायत में। और ये मेनली कहाँ प्रैक्टिसेस होते हैं, ये प्रैक्टिसेस होते हैं आपका हरियाणा साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में, ठीक है। उसके बाद क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी। क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी का क्या मतलब है, डिराइव्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पर्सनल ट्रेट्स, लीडरशिप्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज। क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी का क्या मतलब है, क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी का मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल से डिराइव्ड होता है, जैसे उसका कोई पर्सनल ट्रेट्स है, मान लिया जाए कि कोई उच्च जाति में है, ठीक है, उसकी बात को माना जाएगा। कोई एक्सेप्शनली बहुत अच्छा एजुकेटेड है, उस जाति में वो मतलब उसकी बात मानी जाएगी। किसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी बातें रखी जाती है, उसकी बातें माना जाता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है उसमें, उसकी बातें भी मानी जाती है। तो ये क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी है, ठीक है। उसके बाद लीगल रैशनल ऑथोरिटी बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम ऑफ लॉ को देखते हुए, जैसे कि ग्राम पंचायत में हम देखते हैं, ग्राम पंचायत अंडर द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत ग्राम पंचायत वो क्या है, विच आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया एंड फंक्शन अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब ये लीगल रैशनल ऑथोरिटी क्या है, लीगल रैशनल ऑथोरिटी ये क्या है, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत वो चीज़ें हैं पंचायती राज सिस्टम में है जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर पंचायती राज होता है। पंचायती राज में क्या है, वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, वो सेल्फ गवर्नमेंट्स है, जो कि फंक्शन किसके अंदर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। मीन्स वो क्या है, वो लीगल मतलब उसका मेंशन किया गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है ग्राम पंचायत का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीगल रैशनल ऑथोरिटी। मतलब ये लीगली है, इलीगल नहीं है। 3 तरह के ऑथोरिटी हो गए, पहला क्या ऑथोरिटी हो गया, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, दूसरा क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी, और तीसरा लीगल रैशनल ऑथोरिटी। ट्रेडिशनल ऑथोरिटी में क्या था कि ट्रेडिशनली जो चल रहा है, कस्टम्स, जो भी कस्टम चल रहे हैं, जो भी ट्रेडिशन चल रहे हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, उनकी बात हो रही है। खाप पंचायत के बारे में बात हुई। क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी का क्या मतलब है, किसी में एक एक्सेप्शनली एक अलग से टैलेंट है, एक अलग से लीडरशिप क्वालिटी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्मेटिक ऑथोरिटी बोलते हैं। उसके बाद लीगल रैशनल ऑथोरिटी का क्या मतलब है कि इन चीज़ों को मेंशन किया गया है मेनली कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में। इन चीज़ों को जो भी, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम में जैसे हम लोग देखेंगे कहीं बिहार वाले एरिया में पंचायती राज सिस्टम चलता है रूरल साइड में, और वो पंचायती राज सिस्टम के अंदर क्या है, वो सेल्फ गवर्नमेंट है। मीन्स वहाँ पर सबसे पहले मामला क्या होगा, मामला गांव लेवल पे निपटाने का कोशिश करेंगे। जो भी रूरल के लोग हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले पंचायती करके क्या करते हैं, वो मामला को सुलटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद चीज़ें जब नहीं होती है, फिर वो एबव लेवल पे या फिर उच्च लेवल पे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लीगली फ्रेमवर्क किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीगल रैशनल ऑथोरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रेक्स इज लैक्स। ये किसके ऊपर बेस्ड है, रेक्स इज लैक्स के ऊपर बेस्ड है। इट मीन्स ए डेस्पोटिक सिस्टम विच इज ओनली सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर इन पावर। ये एक डेस्पोटिक सिस्टम है जो कि उसको सर्व कर रही है, बस उसको सर्व कर रही है जो कि पावर में है। जैसे एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में देख लिया जाए, वेयर द लीडर्स हैज कंप्लीट ऑथोरिटी अपॉन इट्स पीपल, दिस इज केस ऑफ डिक्टेटरशिप। रेक्स इज लैक्स, हमने यहाँ क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लैक्स इज रेक्स। यहाँ पर क्या पढ़ा था, लैक्स इज रेक्स, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर रेक्स इज लैक्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें। अलग अलग चीज़ें में क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रेक्स इज लैक्स। रेक्स इज लैक्स हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था इससे पहले, लैक्स इज रेक्स में लॉ इज किंग। लैक्स इज रेक्स में क्या पढ़ा था, लॉ इज किंग। और यहाँ पर क्या है, रेक्स इज लैक्स मीन्स किंग इज लॉ। आया समझ, लॉ इज किंग और
किंग इज लॉ। अब जहाँ पर किंग ही नियम है, मीन्स राजा ही जो बोलेगा वही नियम बन गया, वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि वो डिक्टेटरशिप में जाएगा। डिक्टेटरशिप कहने का मतलब है वो किसी किंग क्या कर रहा है, किंग अपना विल को चला रहा है, अपनी मर्जी को चला रहा है, ठीक है। वो अपनी चीज़ों को थोप रहा है आपका पीपल्स के ऊपर, वो अपनी चीज़ों को दूसरे के ऊपर थोप रहा है। तो ये क्या है, ये आपका रेक्स इज लैक्स है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इंडिया में अब रूल ऑफ लॉ क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इम्बॉडीज करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या था? रूल ऑफ लॉ क्या था? लैक्स इज रेक्स। रूल ऑफ लॉ क्या था? लैक्स इज रेक्स, मीन्स लॉ इज किंग। नियम ही क्या है? नियम ही राजा है। मीन्स नियम को, जो नियम बन गया वो चीज़ किसको मानना पड़ेगा? राजा को मानना पड़ेगा। यही चीज़ें क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बॉडीज किया गया है। आर्टिकल 13 डिनोट्स दैट पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। आर्टिकल 13 ये डिनोट करता है, आर्टिकल 13 ये डिनोट करता है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए वे दैट नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 ये डिनोट करता है, आर्टिकल 13 ये डिनोट करता है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है ताकि वो क्या कर सके, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, किसी भी चीज़ों को अमेंड कर सके, कोई भी नियम को अमेंड कर सके हमारे ऊपर, या फिर कोई फंडामेंटल राइट्स को वो टेक अवे कर ले, या फिर कोई फंडामेंटल राइट्स को वो क्या करे, ले हमसे, छीन ले। कोई फंडामेंटल अधिकार को, वो मूलभूत अधिकार को क्या करे, छीन ले। इसके पास, पार्लियामेंट के पास ये अनलिमिटेड राइट नहीं है। इट पुट्स बार ऑन पार्लियामेंट मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम। यही चीज़ क्या करता है, पार्लियामेंट के ऊपर एक बार लगाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, सुप्रीम बने, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर रहे। कहने का मतलब ये आर्टिकल 13 ये दर्शाता है, जैसे कि हमारे सारे नियम पार्लियामेंट में पास होते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये अलाउ नहीं है, या फिर ये अनलिमिटेड पावर नहीं है को कुछ भी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दे और हमारी बेसिक राइट्स को वो छीन ले। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। इसलिए क्या है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। इसी कारण से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आर्टिकल 14 क्या डिनोट करता है? आर्टिकल 14 डिनोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या डिनोट करता है? आर्टिकल 14, यहाँ हमने रूल ऑफ लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने रूल ऑफ लॉ में पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ में 3 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी रूल ऑफ लॉ में? पहला चीज़ें हमने पढ़ी थी, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ लिखे, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? पहला पढ़ी थी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। दूसरी चीज़ें पढ़ी थी हमने क्या? सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये 3 चीज़ें पढ़ी थी रूल ऑफ लॉ में। पहले हमने क्या देखा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या दर्शाता है? ये आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 ये दर्शाता है कि क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। आर्टिकल 14 क्या दर्शा रहा है? आर्टिकल 14 दर्शा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है। आर्टिकल 14 डिनोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ विच मीन्स एवरीवन शैल बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। जो कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने क्या है, इक्वल है। आर्टिकल 21 इंश्योर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिराइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। मीन्स आर्टिकल 21 क्या दर्शाता है? आर्टिकल 21 ये दर्शाता है कि कोई भी पर्सन्स वो क्या है, किसी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं हो सकता है, ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। मीन्स वो जो भी फ्रीडम वो चाह रहा है, या फिर जो भी फ्रीडम वो मिला है उसको, वो क्या कर सकता है, वो कोई भी पर्सन उसको डिप्राइव नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। किसके अलावा? जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कोई भी आदमी या फिर कोई भी सिंगल पर्सन क्या हो सकता है, अपना पर्सनल लिबर्टी, उसके बाद मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं हो सकता। ये कौन देता है आपको? आर्टिकल
21 आर्टिकल 21 ये इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना हो, किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को ना छीना जाए। ठीक है, ये आपका 21 देता है। देख लिए आर्टिकल 13 क्या दे, ये हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक चीज़ें यही है कि आर्टिकल 13 क्या दे रहा है, आर्टिकल 14 क्या दे रहा है और आर्टिकल 21 क्या दे रहा है। द एक्सप्लिक्ट आइडिया रेफर्स टू द रिटन क्लियरली डिफाइंड एंड कोडिफाइड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्पष्ट आइडिया क्या दर्शाता है कि ये चीज़ें लिखी हुई है, ये क्लियरली डिफाइंड है कुछ चीज़ें, ठीक है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रिंसिपल्स हैं। दीज आर द फॉर्मली स्टेटेड लॉ, ये क्या है, फॉर्मली स्टेटेड लॉ है, रूल्स है, एंड प्रोविजंस दैट आर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट, जो कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड किया गया है कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में ये ऑफिशियली लिखा गया है। एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या किया गया, ये रिटन किया गया है, मीन्स इसको क्लियरली डिफाइंड किया गया है। द इम्प्लाइड मीन्स एक एक्सप्लिसिट है और एक इम्प्लाइड है। टू एक्सप्रेस इनडायरेक्टली मीन्स कुछ चीज़ें को लिखा गया है डायरेक्टली, क्लियरली डिफाइंड किया गया है। कुछ चीज़ों को क्या किया गया है, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस किया गया है उस जगह से लेकर के। ठीक है, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में लिखा गया है। कुछ चीज़ों को किसी चीज़ों से डिराइव्ड किया गया है, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस किया गया है। वेयर रेफर्स टू बी अनरिटन, जो कि वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली एक्सप्रेस हुआ है। इन्फर्ड एंड इवॉल्विंग प्रिंसिपल्स दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, जो कि स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है लेकिन वो डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम इट्स स्पिरिट, उसके स्पिरिट से डिराइव्ड हुआ है। इंटरप्रिटेशन, उसके इंटरप्रिटेशन से डिराइव्ड हुआ है। और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, पूर्व उदाहरण से वो क्या हुआ है, डिराइव्ड हुआ है, उसको डायरेक्टली लिखा नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में कुछ चीज़ों को लिखा गया है डायरेक्टली और कुछ चीज़ों को क्या किया गया है, डिराइव्ड किया गया है। कुछ चीज़ों को वहाँ से इनडायरेक्टली लिया गया है, उसको लिखा नहीं गया डायरेक्टली, वो पूर्व उदाहरण से ले ले या फिर कोई इंटरप्रिटेशन से ले ले, कहीं से कोई स्पिरिट से ले ले, तो ये वहाँ से डिराइव्ड किया गया है। एग्जाम्पल में देख लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केशवानंद भारती केस 1973। जो भी बेसिक डॉक्ट्रिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ से डेवलप किया गया है, वो डेवलप किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ से, केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती केस, वहाँ से उसको क्या किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को बनाया गया है। अब आते हैं एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अब रूल ऑफ लॉ तो है, रूल ऑफ लॉ में हमने फिर एक बार रिवाइज करते हैं। रूल ऑफ लॉ में क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, तीसरा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, तीसरा क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये तीन चीज़ें था। ये क्या है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये किस में दर्शाया गया है, आर्टिकल 14 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी किस में दर्शाया गया है, आर्टिकल 13 में। यही था ना। हाँ ठीक है। अब क्या है, अब इसमें से कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोग एक्सेप्शन है इससे, जैसे इक्वलिटी नॉट एब्सोल्यूट। कुछ चीज़ें क्या है, एक्सेप्शन है। ये रूल ऑफ लॉ इन इंडिया के रूल ऑफ लॉ में जो भी लिखा गया है उससे कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है। जैसे ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी इज एब्सोल्यूट इन यूके। यूके में क्या है, इक्वलिटी एब्सोल्यूट है, मीन्स हर एक लोग बराबर है, हर एक, सेम लॉ फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए एक ही नियम है। द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना डिस्टिंक्शन किए, बिना भेदभाव किए सभी के लिए क्या है, नियम एक बराबर है। एब्सोल्यूट इक्वलिटी, नो स्पेशल प्रिविलेज और नो एकोमोडेशंस बेस्ड ऑन सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें किसी के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। ये कहाँ का नियम है, ये है आपका ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में
एब्सोल्यूट इक्वालिटी है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी मतलब किसी के लिए भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। नो रिजर्वेशन सिस्टम है। द ब्रिटिश लीगल सिस्टम डज नॉट हैव ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन। ब्रिटिश लीगल सिस्टम में क्या है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है या फिर कोई भी एफर्मेटिव एक्शन के लिए रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन इंडियन या यूएसए सिस्टम में क्या है, इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है एब्सोल्यूट? रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे इंडिया में। एफर्मेटिव एक्शन इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। एफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बैकवर्ड सेक्शंस को। रिजर्वेशन इज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन क्या है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग अलग नियम है। रिकॉग्नाइजेज हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ये कहाँ से लिया गया है, कब से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है? हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज या फिर सोशल इनइक्वालिटीज से ये लिया गया है। क्या? डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मतलब डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कहाँ से रिकॉग्नाइज किया गया? क्योंकि हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज हो रहा था, इतिहास में बहुत डिसएडवांटेज हुआ है बैकवर्ड सेक्शन के साथ, और सोशल इनइक्वालिटी हो रहा था पीछे मीन्स इतिहास में। उसके कारण से क्या हो गया है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग नियम बनाया गया है। नॉट एब्सोल्यूट इक्वालिटी। अब एब्सोल्यूट इक्वालिटी कहाँ है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी कहाँ नहीं है? स्पेशल प्रोविजन आर मेड। स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है किसके लिए? मार्जिनलाइज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप। किसके लिए बनाया गया स्पेशल प्रोविजन? मार्जिनलाइज्ड और अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स है, उसके लिए क्या बनाया गया है? स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। एग्जाम्पल, यूएस हैज 10% रिजर्वेशन। यूएस के पास क्या है? 10% रिजर्वेशन है इन यूनिवर्सिटीज फॉर अफ्रीको अमेरिकन पीपल। यूनिवर्सिटीज़ में 10% रिजर्वेशन है किसके लिए? अफ्रो अमेरिकन पीपल के लिए। यूएस में क्या है? 10% रिजर्वेशन है किसके लिए? अफ्रो अमेरिकन पीपल के लिए। पहला तो ये हो गया, पहला ये हो गया आपका क्या? इक्वलिटी नॉट एब्सोल्यूट। ये एक्सेप्शन है किसका? रूल ऑफ लॉ का। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। मीन्स मान लिया जाए एससी ग्रुप में जो भी लोग हैं या फिर एसटी ग्रुप में जो भी हैं, तो एससी के लिए प्रत्येक एससी के लोगों के लिए एक ही नियम होगा। एसटी ग्रुप में प्रत्येक एसटी ग्रुप के लोगों के लिए एक ही नियम होगा। ओबीसी ग्रुप में जो भी है वो प्रत्येक ओबीसी ग्रुप के लिए एक ही नियम होगा। यही बता रहा है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक मीन्स ये ऐसा नहीं है कि एससी के लिए अलग नियम है, एसटी के लिए अलग नियम है। ये हो सकता है कि एससी में जो भी लोग हैं उसके लिए एक ही नियम होगा, एसटी में जो भी लोग हैं उसके लिए एक ही नियम होगा, ओबीसी में जो भी लोग हैं उसके लिए एक ही नियम होगा, और जनरल में जो भी लोग हैं उसके लिए एक ही नियम होगा। अलग अलग ऐसा नहीं है कि ओबीसी में 2 लोग हैं, मान लीजिए पर्सन ए है ओबीसी में और पर्सन बी है ओबीसी में, तो ए के लिए अलग नियम होगा और बी के लिए अलग नियम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स ओबीसी में जो एक है वो एक ही साथ रहेगा, जो ओबीसी के लोग हैं उसके लिए एक ही नियम होगा। दिस मीन्स दैट पीपल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस शुड बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। जो भी लोग सिमिलर सर्कमस्टांसेस में है, जैसे मान लीजिए कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है, उसको इक्वली ट्रीटेड किया जाएगा लॉ के अंडर। एग्जाम्पल, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स फॉर एजुकेशनल एंड जॉब रिजर्वेशन। मीन्स शेड्यूल कास्ट के लिए अलग कट ऑफ मार्क्स है। मीन्स पूरे एसटी के लिए, पूरे एसटी के लिए क्या है? अलग कट ऑफ मार्क्स है। पूरे एससी के लिए अलग कट ऑफ मार्क्स है। तो वो क्या है? वो एक ग्रुप, एक सेक्शन ऑफ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्या है? अलग अलग नियम है, अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, अब आता है एफर्मेटिव एक्शन। इट इनकम्पासेस पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकग्राउंड सेक्शन। दिस पॉलिसी प्रोवाइड स्पेशल अपॉर्चुनिटीज और रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। ये क्या? ये इट इनकम्पासेस पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। ये क्या इनकम्पास करता है? रिजर्वेशन का पॉलिसी फॉर बैकवर्ड सेक्शन। बैकवर्ड सेक्शन के लिए क्या है? रिजर्वेशन का पॉलिसी है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड स्पेशल अपॉर्चुनिटी। ये पॉलिसी क्या प्रोवाइड करता है? स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है, और रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, और उसके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है जो डिसएडवांटेज ग्रुप है। ठीक है, अब देखते हैं प्रिविलेज क्या क्या है। देयर आर नॉन एज राइट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन। इसके पास क्या है? इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रिविलेज को क्या बोला जाता है? राइट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन। इसके पास ऐसा राइट्स है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
सर्टन इंडिविजुअल्स जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, इसके पास स्पेशल प्रिविलेजेज है। क्या स्पेशल प्रिविलेजेज है? वह सिटीजन्स ओनली हैव राइट्स, जबकि सिटीजन्स के पास क्या है? सिटीजन्स के पास सिर्फ राइट्स है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास राइट्स के साथ साथ प्रिविलेजेज भी हैं, जैसे कि एमपी और एमएलए है। अब प्रिविलेजेज का क्या मतलब है? प्रिविलेजेज का मतलब है राइट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, मतलब उसके पास अधिकार तो है लेकिन उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एमपी एमएलए में क्या है? एमपी एमएलए कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर डिफेमेटरी स्टेटमेंट। एमपी एमएलए क्या है? उसको प्रोसिक्यूटेड नहीं कर सकते हैं कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। मेड विद इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दिया, उसको क्या कर सकता है? उसको उसके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन चार्ज नहीं लगाएगा। और द स्टेट असेंबली वेयर रेगुलर सिटीजन्स कैन बी यूज्ड और प्रोसिक्यूटेड फॉर मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट। लेकिन कहाँ है? लेकिन क्या है? रेगुलर सिटीजन के पास, जो नॉर्मल सिटीजन्स है, अगर वो कोई डिफेमेटरी एक्शन दे रहा है या फिर डिफेमेटरी स्टेटमेंट निकाल रहा है कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पे या और भी कहीं किसी के मानहानि के लिए स्टेटमेंट निकाल रहा है, तो वो क्या हो सकता है? उसके ऊपर प्रोसिक्यूटेड हो सकता है। लेकिन जो एमपी एमएलए है पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन चार्ज नहीं लगेगा। ये क्या है? ये प्रिविलेजेज है। किसके लिए? एमपी और एमएलए के लिए। दिस प्रिविलेजेस अलाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच। यही प्रिविलेजेस क्या अलाउ करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच को अलाउ करता है यही प्रिविलेजेज। असेंबलीज इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर एक्शंस इन लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग ETC। यही असेंबलीज इम्यूनिटी को क्या करता है? इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स। ये क्या करता है? लीगल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी देता है। किसको? एमपी एमएलए को। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। आर्टिकल 105 क्या देता है? प्रिविलेजेज फॉर पार्लियामेंट मेंबर। पार्लियामेंट के जो मेंबर है उसको प्रिविलेजेज देता है कौन? आर्टिकल 105। और आर्टिकल 195 किसको क्या देता है? प्रिविलेजेज फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर। आर्टिकल 195 किसको प्रिविलेजेज देता है? स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को देता है कि आप डिफेमेटरी एक्शन या फिर डिफेमेटरी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361। अब 361 आर्टिकल 361 क्या चीज़ किसको इम्यूनिटी देता है? आर्टिकल 361 स्टेट्स द प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ ए स्टेट शुड नॉट बी एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस और फॉर एनी एक्ट डन फॉर परपिचुएटिंग टू बी डन बाय देम इन एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ दोज पावर्स एंड ड्यूटीज। कहने का मतलब है आर्टिकल 361 क्या स्टेट करता है? कोई भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है या फिर राज प्रमुख है, वो किसी भी कोर्ट को एंसरेबल नहीं होगा जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी पावर को परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर जो भी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, किसके लिए? वो किसी भी एक्ट के लिए, अगर वो किसी भी चीज़ों को टू बी डन बाय देम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ दोज पावर्स एंड ड्यूटीज़, उसी पावर को और ड्यूटीज़ को परफॉर्मेंस करने के लिए कोर्ट में वो एंसरेबल नहीं होगा। जैसे कि इट प्रोवाइड सर्टेन इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर टू इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी। ये क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 361 क्या प्रोवाइड करता है? सर्टेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। किसको? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को, ताकि क्या इंश्योर हो? इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी। क्या इंश्योर हो? इंडिपेंडेंस और डिग्निटी क्या हो? इंश्योर हो, ठीक है। आर्टिकल 361 ये प्रोवाइड करता है। मीन्स आर्टिकल 361 ये क्या करता है? ठीक है, आर्टिकल 361 ये क्या करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज प्रमुख को क्या करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ताकि क्या इंश्योर हो सके? इंडिपेंडेंस और डिग्निटी को इंश्योर हो सके। प्रोटेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। प्रोटेक्शन अब किसके रिगार्डिंग प्रोवाइड किया जाता है? फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग विथ रिगार्ड टू एनी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। मीन्स ये लीगल प्रोसीडिंग, ये प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है? कोई लीगल प्रोसीडिंग किसके रिगार्ड में? कोई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के कोई नॉन परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग या फिर कोई परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के रिगार्डिंग क्या कर सकता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, या फिर मान लिया जाए जैसे कि मान लिया जाए किसी को माफ़ीनामा है, किसी का माफ़ीनामा है, उसको फांसी से बचाना है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? चाहे तो वो बचा सकता है, चाहे तो वो नहीं बचा सकता है। तो इसके लिए कोई एंसरेबल या फिर कोई उस प्रेसिडेंट से सवाल नहीं कर सकता कि हाँ आपने क्यों बचाया या फिर आपने क्यों नहीं बचाया।
ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, या फिर राज प्रमुख को। ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम टिल द टाइम दे आर इन ऑफिस। जब तक ऑफिस में है तब तक क्या है, जब तक कि प्रेसिडेंट, गवर्नर या राज प्रमुख जब तक ऑफिस में है तब तक उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा। ठीक है। जब तक कि वो ऑफिस में है तब तक उनके रिगार्डिंग कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। नो सिविल प्रोसीडिंग्स, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। इन विच इफ़ एनी सिविल एक्शन हैज़ टू बी स्टार्टेड अगेंस्ट देम, अगर किसी भी कारणवश क्या हो, कोई सिविल एक्शंस स्टार्ट हो गया उनके अगेंस्ट, देन इट कैन ओनली बी स्टार्टेड वंस दे डिमिट द ऑफिस। अगर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है, वो उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो वो जब तक ऑफिस ना छोड़ दे तब तक क्या होगा, तब तक स्टार्टेड नहीं होगा। आल्सो फॉर एनी एक्शन डन इन पर्सनल कैपेसिटी, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन कर लिया हो, देन इन नोटिस हैज़ बीन गिवन बिफोर एनी प्रोसीडिंग। अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कोई भी पर्सनल कैपेसिटी के रिगार्डिंग क्या होगा, अगर एक्शन लिया जाएगा, तो अगर पर्सनल कैपेसिटी क्या है, उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत आता है, पर्सनल कैपेसिटी के अंतर्गत आता है आपका पर्सनल कैपेसिटी के अंतर्गत आता है आपका कोई ब्रीचेज हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेज हो गया, कोई लैंड मैटर्स हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग आता है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेज किसके अकॉर्डिंग आता है? ये सिविल ऑफेंसेस के किसके अकॉर्डिंग आता है? ये आता है पर्सनल कैपेसिटी के अंदर। अगर मान लीजिए पर्सनल कैपेसिटी के अंदर चीज़ें आ गई गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, तो उसको हमेशा क्या किया जाएगा, उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू होने से पहले क्या किया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। फॉर पर्सनल कैपेसिटी सिविल ऑफेंस, अगर पर्सनल कैपेसिटी सिविल ऑफेंस है तो 2 मंथ पहले क्या किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। मान लिया जाए कोई प्रेसिडेंट है, उन प्रेसिडेंट जैसे 2025 तक उनकी क्या है, कार्यकाल है, और उनसे पहले क्या हो गया, उनसे पहले उनकी क्या होगी, उनके अगेंस्ट क्या हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस आ गया, या फिर कोई पर्सनल कैपेसिटी ऑफ सिविल ऑफेंस आ गया, तो क्या होगा, उनको या तो वो सेल्फ रिजाइन कर दे, या फिर वो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, तभी उनके ऊपर क्या होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगा, या फिर चीज़ें उनके अगेंस्ट में लॉफुली होगा। ठीक है। एग्जांपल में हम देखें, वेस्ट बंगाल गवर्नर वाज प्रोटेक्टेड थ्रू आर्टिकल 361। वेस्ट बंगाल गवर्नर अभी हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल गवर्नर के द्वारा, वेस्ट बंगाल गवर्नर जो था उसके अगेंस्ट में क्या निकला था, एक प्रोसीडिंग्स निकला था, लेकिन उसको आर्टिकल 361 ने क्या कर लिया, सेव कर लिया, उनको सेव कर लिया आर्टिकल 361 में। इन रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर हैज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी इवन इन पर्सनल एक्शंस। गवर्नर के पास एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है अपने पर्सनल एक्शंस के लिए भी क्या है, गवर्नर के पास एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। नॉट राज प्रमुख वाज ए टाइटल गिवन बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। अब राज प्रमुख क्या है, राज प्रमुख टाइटल दिया जाता था किसको, प्रिंसली स्टेट्स, जो इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके हेड्स को राज प्रमुख का टाइटल दिया जाता था बिफोर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। किसके पहले, जबकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के पहले उनको राज्य प्रमुख का दर्जा दिया जाता था। आफ्टर 1956 1956 के बाद द टाइटल वाज एबॉलिश्ड एंड प्रिंसली स्टेट्स वेयर मर्ज्ड इनटू इंडियन यूनियंस। 1956 के बाद प्रिंसली स्टेट्स को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया इंडियन यूनियन में। ठीक है। इसलिए अब क्या है, अब राज प्रमुख का कोई टाइटल नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 361, हम इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन, एक रूल ऑफ लॉ क्या है, उसका क्या एक्सेप्शन है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है। अब है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का क्या मतलब है, अंडर द वेना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग द डिप्लोमेट्स ऑफ द नेशंस हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स इन द होस्ट नेशन। डिप्लोमेट्स का क्या मतलब, डिप्लोमेट्स कहने का मतलब है कि हम इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट अपने कुछ डिप्लोमेट्स को क्या करता है, फॉरेन में भेजता है। डिप्लोमेट मतलब राजदूत।
अपने कुछ आदमी को राजदूत बना करके फॉरेन में भेजता है, ठीक है, कि आप वहाँ रहो, वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। और ये चीज़ें पता होता है जिस नेशन में हम भेज रहे हैं, जिस नेशन में इंडियन गवर्नमेंट भेज रही है डिप्लोमेट्स को, उस नेशन को पता होता है कि हाँ ये डिप्लोमेट्स है। उनके लिए वीज़ा अलग से होता है, उनके लिए पासपोर्ट अलग कलर का होता है, ठीक है। देयर एक्शन आर कंसिडर्ड इनवॉल्युएबल एंड बियॉन्ड अरेस्ट। और उनका एक्शन क्या होगा? उनका एक्शन बियॉन्ड अरेस्ट, मतलब उनको अरेस्ट नहीं कर सकते दूसरे देश में। ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है? डिप्लोमेट्स ऑफ नेशंस हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी है। किसको? डिप्लोमेट्स को। वियना कन्वेंशन 1961 के अकॉर्डिंग क्या है? एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट आउटलाइंस द राइट एंड इम्यूनिटी ऑफ डिप्लोमेट्स। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि क्या आउटलाइन करता है? राइट्स और इम्यूनिटी ऑफ डिप्लोमेट्स। वियना कन्वेंशन 1961 में हुआ था और इसमें क्या दिखाया गया? इसमें राइट्स ऑफ डिप्लोमेट्स का क्या अधिकार है और क्या इम्यूनिटी है डिप्लोमेट्स का, ठीक है। इंश्योर दैट डिप्लोमेट्स कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी विदाउट फियर ऑफ कोरिएशन ऑफ और हरासमेंट। ये क्या इंश्योर करता है? वियना कन्वेंशन क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि डिप्लोमेट्स कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज, डिप्लोमेट्स अपना ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है विदाउट फियर ऑफ कोरिजन और हरासमेंट, बिना हरासमेंट के डर से अपना ड्यूटीज़ को निभा सकता है, बिना कोई हरासमेंट के डर से। की प्रोटेक्शन क्या है? नो अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ डिप्लोमेट्स। कोई अरेस्ट नहीं होगा। मान लिया जाए क्या हो, मान लिया जाए दूसरे देश में जाकर के किसी ने किसी को मार दे, डिप्लोमेट्स ने किसी को मार दे, तो वहाँ के पुलिस क्या कर सकती है? डिप्लोमेट्स को अरेस्ट नहीं कर सकती है। वहाँ के पुलिस नहीं करेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? जिस देश के हैं उस देश को सॉरी जिस देश के हैं उस देश को इन्फॉर्म कर दिया, और इन्फॉर्म करने के बाद उसको बोला जाएगा कि आप अपने डिप्लोमेट्स को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकता है, ठीक है। वो खुद अरेस्ट नहीं कर सकता। लीगल इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री में क्या है? होस्ट कंट्री मतलब क्या? होस्ट कंट्री जिस देश में हम भेज रहे हैं उसको होस्ट बोलते हैं, उस कंट्री को होस्ट कंट्री बोलते हैं। उसमें क्या है? उसमें लीगल इम्यूनिटी है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से क्या है? लीगल इम्यूनिटी है, मीन्स उसको उसके ऊपर लीगल इम्यूनिटी नहीं हो सकता, ठीक है। रेड पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मीन्स रेड पासपोर्ट्स। क्या डिप्लोमेट्स को क्या दिया जाता है? रेड पासपोर्ट्स दिया जाता है। उसी से उसकी पहचान होती है कि हाँ ये डिप्लोमेट्स है। सिग्निफाइज देयर इम्यूनिटी, अपना इम्यूनिटी को सिग्निफाइज करता है। एग्जाम्पल, देवयानी खोरबेगड़े वॉज एन इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS ऑफिसर्स थे। देवयानी खोरबेगड़े सर्व्स एज ए डिप्टी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क। शी वॉज एक्यूज ऑफ पेइंग हर हाउस हेल्पलेस देन द US मिनिमम वेजेज। ये क्या कर रही थी? ये यहाँ से जब भी वहाँ गई थी IFS बन के, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने यहाँ से इंडिया से ही हाउस हेल्प को ले गया था, और हाउस हेल्प वहाँ पर जो वेजेज है, डेली वेजेज है US में या फिर न्यूयॉर्क में, वहाँ पर डेली वेजेज बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इंडिया। लेकिन ये क्या कर रहे थे? ये इंडियन रुपीज़ में ही उनको पे कर रही थी। मीन्स अगर ये मान लीजिए यहाँ 15,000 इंडियन रुपीज़ में है, तो वहाँ पर जाकर के वो 30,000, 35,000, 40,000 करके हो जाता है, या फिर और भी उससे ज़्यादा हो सकता है। वहाँ पर क्या है? लेबर वेजेज, मिनिमम वेजेज। तो फिर उसके हाउस हेल्प ने क्या करा? US अथॉरिटीज़ को क्या कर दिया? कंप्लेंट कर दिया, और causing a diplomatic dispute between India and the US. Ultimately she was deported back. Ultimately क्या कर दिया गया? उनको वहाँ से लाया गया, उनको वहाँ से डिपोर्टेड बैक कर दिया गया, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कहने का मतलब क्या है? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सॉरी, लॉर्ड एक्टन क्या था? उन्होंने क्या बोला? पावर करप्ट। अगर किसी के पास पावर है वो करप्ट होगा ही होगा, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मीन्स जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, वो तो और भी ज़्यादा एब्सोल्यूटली करप्ट होगा। वो तो और भी ज़्यादा, मान लीजिए किसी के पास 100% पावर है तो 100% करप्ट है वो। कि पावर हमेशा करप्ट करता है। जिसके पास पावर आ गया वो करप्ट होगा, ठीक है। ये किसका कहना था? ये किसका कहना था? ये कहना था आपका लॉर्ड एक्टन का, ठीक है।
ये लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब ज़्यादा लंबा टॉपिक ले जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब जिस इन टॉपिक में जिसको जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।